Hello, all my dear students. Once again, welcome to Test Coach by S Chand platform. मैं हूं शितांशु सौरभ, आपका रीजनिंग मेंटर फॉर दिस सेशन और स्वागत है आप लोगों का CUET 2025 के LR के एक नए सेशन में। उम्मीद है कि तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही होगी और बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ अब आप अपने एग्जाम की तरफ बढ़ रहे होगे। अगर मैं नंबर ऑफ डेज की बात करूं तो अब लगभग 40 डेज का टाइम है आपके पास और इन आखिरी के 40 डेज में आप लोगों को बिल्कुल प्रॉपर वे में वेल सिंक्रोनाइज वे में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। ट्रिक सीखना है हर एक टॉपिक का, टाइम बचाने पर फोकस करना है, कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, बिकॉज ये पहली बार ऐसा होगा जब आप अपनी लाइफ में 1 घंटे में 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हो। अभी तक आपका रूटीन ऐसा था, अभी तक आपके एग्जामिनेशंस का नेचर ऐसा था कि आपको 3 घंटे का वक्त मिलता था और 25 क्वेश्चंस आपको करने होते थे। उसमें आंसर राइटिंग करनी होती थी, पेपर सब्जेक्टिव होते थे। बट जब आप CUET की बात करते हो तो ये ऑनलाइन मोड का एग्जाम है। फर्स्ट टाइम आपकी लाइफ में कोई ऐसा एग्जामिनेशन आप फेस करने वाले हो जहाँ पर 1 घंटे में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, इंपॉर्टेंट होगी। टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा, प्रेशर कैसे हैंडल करना है वो सीखना होगा, एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी और नेगेटिव मार्किंग को भी अवॉइड करना होगा। तो मल्टीपल चैलेंजेस हैं आपके सामने। उम्मीद है कि डे बाय डे आप टॉपिक बाय टॉपिक कॉन्फिडेंस गेन कर रहे होंगे और धीरे धीरे अपनी तैयारी को पूरी तरह से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो आज उसी कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का एक नया टॉपिक, अगला टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन। नॉन रीजनिंग का एक टॉपिक है, दिस इज क्यूब, और आपके पेपर में यहाँ से कम 2 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये क्वेश्चंस आपको परेशान कर सकते हैं, आपका टाइम किल करा सकते हैं और अल्टीमेटली निगेटिव मार्किंग की ओर भी लेके जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है, कैसे करना है आज के सेशन में सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को क्विक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि CUET 2025 के लिए कंप्लीट बैच अलग अलग कॉम्बिनेशन के शुरू हो चुके हैं। डोमेन जो कि वेरियस टाइप्स के होते हैं वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो, साथ ही साथ आपको हर स्ट्रीम में हर डोमेन के कॉम्बिनेशन के साथ लैंग्वेज एंड GT का भी ऑप्शन दिया गया है। तो आप किसी भी डोमेन किसी भी स्ट्रीम से आप अपना एग्जाम देने वाले हो, आपको अपना बैच यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपने ज्वाइन कर लिया होगा और अगर अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हो, यू आर स्टिल थिंकिंग, तो मैं आपको बता दूं कि आप टेस्ट कोच बाय एस चांद प्लेटफॉर्म को विजिट करिए और जो बैच शुरू हो चुका है 21 मार्च से, उसको आप जल्द से जल्द ज्वाइन करिए। कुछ सेशंस उसमें हो चुके हैं तो उसका आप रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा आपको, जिसको आप कवर अप कर सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक एग्जामिनेशन फ्री दिए जा रहे हैं, यानी कि एम्पल अमाउंट ऑफ मॉक्स प्रैक्टिस टेस्ट दे सकते हो, चाहे वो सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट हो या केवल GT के मॉक्स देने हो या डोमेन के मॉक्स देने हो, चैप्टर वाइज मॉक देने हो, तो हर तरीके के ऑप्शंस आपके बैच में अवेलेबल हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बैचेस में इंक्लूड मिलेंगे। इसके अलावा बहुत बड़ी बात है कि प्लेटफॉर्म पर आपको स्कॉलरशिप की भी सुविधा दी गई है, यानी कि अगर आप अप्रोप्रिएट कैंडिडेट हो, आप डेडिकेटेड कैंडिडेट हो, आप अच्छा परफॉर्म करते हो, तो आप 50% स्कॉलरशिप भी ऑप्ट कर सकते हो। करना क्या है, आपको एक QR कोड दिख रहा है, इसको स्कैन करो, टेस्ट कोच बाय एस चांद प्लेटफॉर्म को यानी कि ऐप को अपने रिस्पेक्टिव डिवाइसेस में डाउनलोड कर लो एंड वहाँ पर बाकी की डिटेल्स भी ले सकते हैं। आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी की डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। नाउ अगर मैं स्ट्रीम्स की बात करूँ तो देयर आर वेरियस स्ट्रीम्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको। आप ह्यूमैनिटीज़ प्लस लैंग्वेज एंड GT भी ऑप्ट कर सकते हो अगर आपका ये 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है तो। इसके अलावा कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स लैंग्वेज और GT, इसका भी कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। साइंस वाले बच्चों के लिए 2 कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, विच इज़ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ लैंग्वेज एंड GT एंड फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ भी लैंग्वेज एंड GT का प्रॉपर कोर्स अवेलेबल है। ना केवल कोर्स अवेलेबल है, सारे मॉक्स भी हैं, हर सब्जेक्ट की प्रॉपर मॉक्स भी हैं, जिसको आप कवर अप करोगे तो आपका कवरेज बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके पास क्वेश्चन बैंक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे और डेफिनेटली आप 100% स्कोर कर पाओगे हर एग्जामिनेशन में, यानी कि डोमेन में भी, GT में भी एंड लैंग्वेज में भी। तो इट्स ऑल अबाउट योर डेडिकेशन, आपकी सीरियसनेस मैटर करती है,
जल्द से जल्द इन पे इनरोल करिए और इनका फ़ायदा उठाइए। नाउ आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम करने वाले हैं नॉन वर्बल रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले हमने नॉन वर्बल रीजनिंग के दो टॉपिक कवर कर लिए हैं। फर्स्ट वन फिगर काउंटिंग एंड द सेकेंड वन इज डाइस। आज बारी है क्यूब्स एंड क्यूबॉइड की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि कंफ्यूज करता है एग्जाम में बच्चों को। तो आज हर टाइप के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आएंगे वो सब कवर होगा। तो पहली चीज हमें क्या सीखना है क्यूब एंड क्यूबॉइड में, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। इस चैप्टर के अंदर आपसे दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं कॉन्सेप्चुअली बात करूं तो क्यूब या क्यूबॉइड की कटिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, ट्रिक्स पता होने चाहिए। एंड देन क्यूब एंड क्यूबॉइड कलरिंग का भी कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। उसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो दोनों चीज़ें आपको सीखनी है। तो दीज टू कॉन्सेप्ट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज सेशन, कटिंग ऑफ द क्यूब या क्यूबॉइड एंड कलरिंग ऑफ द क्यूब या क्यूबॉइड। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे पहले मैं आप लोगों को कटिंग का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक आइडिया ऑफ कटिंग क्या कहता है। पहले इसको टू डायमेंशनल फिगर में समझते हैं, यानी कि एक प्लेन शीट ऑफ पेपर को अगर हम कट करते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर आपको वो बात समझ में आ जाएगी तो आप इसी चीज़ को, उसी कॉन्सेप्ट को थ्री डायमेंशनल फिगर में भी अप्लाई कर पाओगे। अब अगर मैं आपको टू डायमेंशनल इमेज की बात करूं आपके साथ, दैट मीन्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्लेन शीट ऑफ पेपर, टू डायमेंशनल इमेज है, एक पेपर है। अगर मुझे इस पेपर को कट करना है तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि पेपर एक टू डायमेंशनल इमेज है, यानी कि ये दो डायमेंशन पे बनता है। ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। तो कटिंग का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी पेपर या ऑब्जेक्ट जितने एक्सिस में बनता है, आप उस ऑब्जेक्ट को उतने एक्सिस के अलोंग कट कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो ऑब्जेक्ट या जो पेपर या जो क्यूब जितने डायमेंशन में बनता है, यहाँ पर पेपर दो डायमेंशन में आता हुआ दिख रहा है, टू डायमेंशनल फिगर है, तो आप इस पेपर को दोनों डायमेंशन में यानी कि दोनों एक्सिस के अलोंग कट कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, चलिए अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। अगर मुझे इस पेपर को वाई एक्सिस के अलोंग कट करना है, यानी कि इस एक्सिस के अलोंग कट करना है, तो मैं पेपर को देखो इस तरीके से कट कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने एक कट लगाया तो पेपर कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, दो हिस्से में डिवाइड हो गया। अगर मैंने वाई एक्सिस पर दो कट लगाए तो पेपर कितने हिस्से में डिवाइड हो गया, वन टू थ्री, तीन हिस्सों में डिवाइड हो गया। अगर मैंने तीन कट लगाए तो आपका पेपर चार हिस्सों में डिवाइड हो गया, यानी कि फोर पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर मैं n नंबर ऑफ कट लगाता हूं किसी भी एक्सिस के लॉन्ग, तो आपके पार्ट्स हो जाते हैं n+1। अब यहां पर दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, पहला होता है एक्सिस, फिर होता है कट और फिर होता है पार्ट्स। ठीक है, अब हमने अभी क्या डिस्कस किया कि अगर मैं किसी भी एक्सिस के लॉन्ग n नंबर ऑफ कट लगाता हूं तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो जाते हैं, n+1। वाई एक्सिस पे आपने तीन कट लगाए तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए, चार। अब यही सिचुएशन मैं आप लोगों को एक्स एक्सिस पर कट लगाकर दिखाता हूं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर मैं एक्स एक्सिस पर कट लगाऊंगा या एक्स एक्सिस के अलोंग कट लगाऊंगा तो नंबर ऑफ पार्ट्स कैसे दिखाई देंगे। यहां पर लेट्स से अब मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग कट लगाना शुरू किया पेपर में। तो इमेजिन करो मैंने पहला कट लगाया तो आपका पेपर कितने हिस्से में डिवाइड हुआ, दो हिस्से में डिवाइड हो गया। अगर मैंने दूसरा कट लगाया तो आपका पेपर कितने हिस्से में डिवाइड हो गया, दो हिस्से, तीन हिस्से में डिवाइड हो गया। नंबर ऑफ कट टू, नंबर ऑफ पार्ट्स तीन। अगर मैंने एक और कट लगाया तो आपका पेपर चार हिस्से में डिवाइड हो गया, तो तीन कट पर चार पार्ट्स हो गए। तो यहां पर भी मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि अगर मैं यहां पर n नंबर ऑफ कट लगाऊंगा तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो जाएंगे, n+1। तो एक्स एक्सिस पे भी अगर आपने n कट लगाए तो आपके पार्ट्स कितने हो गए, n+1। अब हम ये सीख क्यों रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन हमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स निकालने में हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे, अब जरा देखते हैं। अगर कोई आपसे बोले कि दोनों एक्सिस पर एक साथ कट लगाए जाए, अभी तो मैंने आपको इंडिविजुअल एक्सिस पर कट लगा के दिखाया। अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस पर एक साथ कट लगाऊंगा, जैसे कि
यहां पर मैंने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 3 कट लगा दिया। अब मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी 3 कट लगाता हूं, इमेजिन करो 1 2 3, 3 कट मैंने वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी लगा दिए। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये पेपर कितने छोटे छोटे पेपर्स में डिवाइड हो गया, तो आप सिंपली काउंट कर सकते हो कि टोटल स्मॉल पेपर्स कितने आ गए, 4 8 12 और 16। टोटल नंबर ऑफ पेपर्स, स्मॉल पेपर्स कितने हो गए, 16। अब इसी चीज को अगर मैं टेक्निकली एक्सप्लेन करूं तो आपको करना कुछ नहीं होता, आपको बस नंबर ऑफ पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो आपको यहाँ पर कितने टोटल स्मॉल पेपर मिलेंगे, n+1 इंटू n+1। मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, n+1 इंटू n+1। तो आपका आंसर क्या हो गया, n+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब आप बोलोगे कि सर इसको इस एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। चलो देखते हैं। आपने यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कितने कट लगाए थे, गौर करो, आपने एक्स एक्सिस के अलोंग कितने कट लगाए थे, 1 2 3, आपने 3 कट लगाए थे। तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए, 4। ये कट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपने लगाए 3 कट, नंबर ऑफ पार्ट्स हो गए 4। वाई एक्सिस के लॉन्ग आपने कितने कट लगाए, 1 2 3, 3 कट लगाए वाई एक्सिस के लॉन्ग भी। तो आपके नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए, 4। तो दोनों एक्सिस के लॉन्ग आपने 3 कट लगाए, उससे मुझे क्या पता चल गया कि नंबर ऑफ पार्ट्स एक ज़्यादा होंगे। अब अगर मैं नंबर ऑफ पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखो 4 इंटू 4 कर दूंगा तो मेरे छोटे पेपर्स का टोटल अमाउंट आ जाएगा। कितने छोटे पेपर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, 16। तो मैंने 16 कैसे ऑब्टेन किया, मैंने नंबर ऑफ पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल। अगर आपको एक बड़ा पेपर छोटे छोटे पेपर में डिवाइड होते हुए दिखता है, तो वहां पर आपको देखना होता है कि आपने हर एक्सिस के लॉन्ग कितने कट लगाए हैं। मैं आके डायरेक्टली देख सकता हूँ कि हर एक्सिस पर मैंने 3 कट लगाए, दोनों एक्सिस पर मैंने 3 कट लगाए, तो नंबर ऑफ पार्ट्स हो गए 4 और 4। मैं सिंपली 4 इंटू 4 कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 16। अब बात आती है कि क्या सर जरूरी है कि हर एक्सिस पर सेम नंबर ऑफ कट लगा हो, बिल्कुल नहीं, कॉन्सेप्ट तब भी काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जरा गौर करो। चलिए, अब इसी एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं अलग अलग नंबर ऑफ कट लगाऊं तो क्या होगा। लेट्स से मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग लगाए 1 2 3 4 कट, और वाई एक्सिस के अलोंग मैंने कट लगाए 1 2 3 4 5 कट। ठीक है, क्लियर। तो मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग कितने कट लगाए हैं, देखो कट नंबर 1, कट नंबर 2, कट नंबर 3, कट नंबर 4। और वाई एक्सिस के अलोंग मैंने लगाया 1 2 3 4 5। ठीक है, बस आपको नंबर ऑफ कट्स को ऑब्जर्व करना है कि वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितने कट लगे हैं। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग 4, और वाई एक्सिस के लॉन्ग का मतलब जो वर्टिकल कट है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग यानी कि हॉरिजॉन्टल कट। तो आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगाए थे 4 कट, तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए, 5, एक ज़्यादा। वाई एक्सिस के लॉन्ग आपने लगाए 5 कट, नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए, 6, एक ज़्यादा। अगर मुझसे कोई पूछे कि टोटल छोटे कितने पेपर आपको मिलेंगे, तो आपका आंसर आएगा 5 इंटू 6 दैट इज 30। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो कट लगाता हूं मैं 4, तो 5 पार्ट, 5 तो 6 पार्ट, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल पेपर 30 है। आप इसको मैनुअली भी काउंट कर सकते हो, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस 6 12, 18 24 एंड 30। तो ये बिल्कुल बेसिक सा ऑब्जर्वेशन मैंने आपको दिखाया कटिंग का, कॉन्सेप्ट ऑफ कटिंग। ये कॉन्सेप्ट ऑफ कटिंग मैंने लगाया अभी 2 डायमेंशनल इमेज में, 2 डायमेंशनल शीट ऑफ पेपर पे। अब इसी चीज को अगर मैं 3D में लेके जाऊं तो देखो क्या बनती है बात। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है 3 डायमेंशनल, यानी कि अब यहाँ पर मेरे पास 3 एक्सेस है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। ठीक है, अब इस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे अगर मुझे कटिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, तो जाहिर सी बात है मैं तीनों एक्सेस पर कट लगाऊंगा। चलिए,
पहले तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि सेम कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है या नहीं। अब मेरे पास 3 एक्सेस है, देखो आप इन 3 एक्सेस को ऑब्जर्व कर सकते हो। दीज आर द 3 एक्सेस। आप किसी को भी x मान लो, किसी को भी y मान लो, किसी को भी z मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेस तो अपना 3 है, ठीक है। अब किसी भी एक एक्सेस पर आप कट लगाते हो, मान लो कि अगर मैंने क्यूब को कुछ ऐसे कट किया, यानी कि हॉरिजॉन्टली मैंने काटा है। इमेजिन करो कि हॉरिजॉन्टली मैंने इस क्यूब को कट कर दिया, तो अगर मैंने एक कट लगाया तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया आपका क्यूब? 2। सेम फंडा काम करेगा। अगर मैं इस एक्सिस के अलोंग 2 कट लगाता हूं तो कितने हिस्से में डिवाइड हो गया? 1 2 3, 3 हिस्से में डिवाइड हो गया। और अगर मैंने 3 कट लगाए तो आपका क्यूब कितने हिस्से में डिवाइड हो गया? 4, 4 हिस्से में डिवाइड हो गया। तो यहां पर भी बात बनती है, क्या बात बनती है? दैट अगर आपके पास ये 3 एक्सेस है, यहां पर मैं कट की बात करूं और यहां पर मैं पार्ट्स की बात करूं, ठीक है। आपने एक्स एक्सिस पर अगर n नंबर ऑफ कट लगाए तो आपके पार्ट्स कितने हो जाएंगे? n+1। वाई एक्सिस पर भी अगर आपने n कट लगाए तो आपके पार्ट्स हो जाएंगे n+1। और z एक्सिस पर भी अगर आपने n कट लगाए तो आपके पार्ट्स हो जाएंगे n+1। अब अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा? मैं नंबर ऑफ पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि n+1 का होल क्यूब हो जाएगा। आप देख सकते हो मैंने हर एक्सिस पर यहां पर 3 कट लगाए। चलो दूसरे एक्सिस पर भी मैं 3 कट लगाता हूं। इस एक्सिस पर भी मैंने 1 कट लगाया, देन 2 कट लगाया, एंड देन ये तीसरा कट लगाया मैंने। तो वर्टिकली भी अब अगर मैं कट करता हूं क्यूब को, तो मैंने 3 कट लगाए, तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गए, ठीक है। एक ज्यादा पार्ट निकल के आता है। अब मैं तीसरे एक्सिस पर भी अगर कट लगाता हूं, इमेजिन 1 कट लगाया मैंने, 2 कट, एंड देन कम्स द थर्ड कट, ठीक है। अब इस एक्सिस पर भी अगर मैं 3 कट लगाता हूं तो मेरे पार्ट्स कितने हो रहे हैं? 4। तो अगर मुझे कोई बोले कि ओवरऑल कितने छोटे क्यूब बनते हैं यहाँ पर, जरा निकाल के दिखाओ। तो x, y और z तीनों एक्सेस पर आपने 3 कट लगा दिए, आपके नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो जाएंगे? 4, 4 एंड 4। दिस इज कट एंड दिस इज पार्ट्स। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कितने हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 64। 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि आपने नंबर ऑफ पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, आपको टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स मिल जाएंगे। भाई बड़े से क्यूब को आप छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड करोगे। जैसे पिछले एग्जाम्पल की बात करूं तो बड़े पेपर को मैं छोटे छोटे पेपर में डिवाइड कर रहा था। अब यहाँ पर बड़े क्यूब को मैं छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर रहा हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि हर एक्सेस पर आपको सेम नंबर ऑफ कट मिले, भाई वेरी भी कर सकते हैं नंबर ऑफ कट्स। चलो एक एग्जांपल देखते हैं, लेट्स सी। आपको करना क्या है, अगर मैं यहाँ पर नंबर ऑफ कट्स चेंज कर दूं हर एक्सेस पर, चलो देखते हैं, लेट्स गो थ्रू वन एग्जांपल। यहां पर अगर मैंने कहा कि नहीं, इस एक्सिस पर मैंने लगाए हैं 1 2 3 एंड 4 कट, मैंने इस एक्सिस पर लगा दिए 4 कट। मान लेते हैं इसको मैं एक्स एक्सिस बोलता हूं, और मैंने लगा दिए 4 कट, तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो जाएंगे? 5। इस एक्सिस पर मैंने लगा दिए 1 2 और 3 कट, 3 कट लगाए, तो जो सेकेंड एक्सिस है मान के चलते हैं कि इस पर आप लगा दिए 3 कट, और इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो जाएंगे? 4, एक ज्यादा। और अगर मैं थर्ड एक्सिस पे लगाता हूं 2 कट, जस्ट इमेजिन कि आई एम यूजिंग 2 कट्स ऑन द थर्ड एक्सिस, तो 2 कट मैंने तीसरे एक्सिस पे लगाए, तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो जाएंगे? 3। अब अगर कोई मुझे बोले कि यहाँ पर टोटल कितने स्मॉल क्यूब हैं, तो वो मैं निकाल सकता हूँ, आराम से निकाल सकता हूँ। 5 इंटू 4 इंटू 3, यानी कि ये कट को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60। अगर आप यहाँ पर मैनुअली भी क्यूब को काउंट करोगे तो आपको टोटल 60 क्यूब्स मिलेंगे, जिसको मैनुअली काउंट करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली नंबर ऑफ कट को ऑब्जर्व करके आपका आंसर दे सकता हूँ। कैसे दे सकता हूँ? अब नंबर ऑफ कट को मैं डायरेक्टली कैसे ऑब्जर्व कर सकता हूँ, जरा इसको सीखते हैं।
मेरे पास 3 एक्सिस है, मैंने इस एक्सिस पर देखा तो आपने 1 कट लगाया, 2 कट लगाया। मैं डायरेक्टली 2 कट को यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकता हूँ इन दिस एक्सिस। ये जो एक्सिस हमारी जा रही है इस पर आपने लगा दी 2 कट। ये जो एक्सिस जा रही है इस पे आपने कितने कट लगाए? 1 2 3 4। तो अगर केवल आपको कट को ऑब्जर्व करना है तो आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो। और ये जो थर्ड एक्सिस है इस पे आपने कितने कट लगाए? 1 2 3, 3 कट लगाए। तो केवल कट को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स पता चल जाएंगे, और तीनों पार्ट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स निकल के आ जाएंगे। तो वही काम कर रहे हैं, मैंने सिंपली कट काउंट कर लिया 2 4 और 3। तो 2 4 और 3, तो नंबर ऑफ पार्ट्स पता चल गया, और डायरेक्टली नंबर ऑफ पार्ट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स मिल जाएंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई। तो अगर मैं डायरेक्टली ऑब्जर्व करूं या फिगर ना दिया गया है तो भी मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि आपने अगर छोटे छोटे क्यूब्स दिए हैं मुझे नंबर ऑफ क्यूब्स, तो क्या मैं हर एक्सेस पर लगने वाले कट को ऑब्जर्व कर पाऊंगा या नहीं। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब अगर आपने मुझे बोला कि व्हाट अबाउट दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर इन दिस गिवन फिगर, इस फिगर में कितने स्मॉल क्यूब्स हैं, तो मैं मैनुअली काउंट नहीं करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम है कि ये क्यूब 3 एक्सिस में बना हुआ है और तीनों एक्सिस पर आपने कट लगाए हैं। कितने कट लगाए हैं बस मुझे वो ऑब्जर्व करना है। अब अगर मैं इन 3 एक्सिस की बात करूं, ये मेरा पहला एक्सिस है, ये मेरा दूसरा एक्सिस और ये मेरा थर्ड एक्सिस। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए इन टोटल वी हैव 3 डिफरेंट एक्सिस। अब इन एक्सिस पर मैं डायरेक्टली नंबर ऑफ कट को ऑब्जर्व कर लेता हूं। देखो ये मेरा पहला कट, ये मेरा दूसरा कट, इस एक्सिस पर आपने 2 कट लगाए, तो आप 2 कट लगाओगे तो आपको नंबर ऑफ पार्ट्स कितने मिलेंगे? 3। ये जो दूसरी एक्सिस है इस पर भी आपने 2 कट लगाए, 2 कट, तो वाई एक्सिस पे भी आपने 2 कट लगाए, नंबर ऑफ पार्ट्स मिलेंगे 3। और जेड एक्सिस पर भी आपने यहाँ पर कितने कट लगाए? 2 कट। तो जेड एक्सिस पर भी आपने 2 कट लगाए तो नंबर ऑफ पार्ट्स मिलेंगे 3। अब आपको नंबर ऑफ पार्ट्स को मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा 27। दिस इज नंबर ऑफ कट एंड दिस इज नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि कितने कट लगे हैं हर एक्सिस पर और मैं आंसर बता सकता हूँ। तो पूछा गया कि कितने स्मॉल क्यूब्स हैं, तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि ये बात समझ में आ रही है बहुत क्लियरली। आप ऑब्जर्व कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट को किस तरह से अप्लाई करना है और क्विक कैसे रिस्पॉन्स करना है फॉर एनी गिवन क्वेश्चन। क्लियर है ये? चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपके सामने फिर से एक फिगर है, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर। ठीक है, यहाँ पर कुल कितने छोटे क्यूब्स हैं। अब फिर से मैं मैनुअली काउंट नहीं करूंगा, मैं केवल फोकस करूंगा कि तीनों एक्सिस पर कितने कट लगाए आपने। तो मेरे पास ये 3 एक्सिस है, एक्सिस नंबर 1, एक्सिस नंबर 2 एंड एक्सिस नंबर 3। ये 3 एक्सिस है। मैं डायरेक्टली नंबर ऑफ कट्स को ऑब्जर्व करता हूँ। अब नंबर ऑफ कट्स को अगर मुझे ऑब्जर्व करना है तो लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने लगाया पहला कट, यहाँ लगाया दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट और ये 5वां कट। तो इस एक्सिस पर आपने कितने कट लगाए हैं? 5। तो 5 कट लगेंगे तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हो जाएंगे? 6। अब दूसरी एक्सिस पर चलते हैं, 1 2 3 4 5। आपने 5 कट लगाए तो आपको यहाँ पर भी कितने पार्ट्स मिलेंगे? 6। और अगर मैं थर्ड एक्सिस की बात करूँ तो 1 2 3 4 5, आपने इस पे भी 5 कट लगाए हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 6। अब मुझे अगर टोटल स्मॉल क्यूब्स निकालना है तो मैं नंबर ऑफ पार्ट्स को मल्टीप्लाई करूंगा। द आंसर इज 216। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चेक कर सकते हैं आप, आपको मैनुअली काउंट करना नहीं पड़ेगा, आपको कंफ्यूज होना नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये बेसिक पता है तो आपको केवल और केवल नंबर ऑफ कट ऑब्जर्व करने हैं किसी भी गिवन फिगर में। और तो और अगर फिगर नहीं भी गिवन है तो भी हम चीजों को विजुअलाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा, अगर आपका ये बेसिक क्लियर है तो। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट एग्जांपल। चलिए जरा देखते हैं। यहां पर आपसे पूछा गया कि एक बड़े से क्यूब को डिवाइड किया गया 64 स्मॉल क्यूब्स में।
ठीक है, 64 छोटे छोटे क्यूब्स पे डिवाइड कर दिया गया। आपको बोला गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कट्स अप्लाइड इन दिस प्रोसेस। ध्यान से देखना क्या पूछा गया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कट्स अप्लाइड इन दिस प्रोसेस। अब देखो एक चीज पता है मुझे कि टोटल आपने दिया 64, टोटल क्या दिया है 64, और मेरा क्यूब 3 डायमेंशन यानी कि 3 एक्सेस पर बनता है। ठीक है, टोटल आपको किसके मल्टीप्लिकेशन से मिलता है, नंबर ऑफ पार्ट्स के मल्टीप्लिकेशन से मिलता है, यानी कि 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो आपको टोटल मिल रहा होगा 64। ठीक है, अब मेरे पास 3 एक्सेस हैं एक्स वाई और जेड। मुझे मालूम है कि हर एक्सिस पर जितने कट लगाऊंगा उससे एक पार्ट मुझे ज़्यादा मिलेगा। तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होंगे, 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 64 मिल जाए तो नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे 4, 4 और 4, क्योंकि केवल यही 3 नंबर का कॉम्बिनेशन आपको 64 दे सकता है। केवल इन्हीं 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन वाला कॉम्बिनेशन आपको 64 दे सकता है। कोई और 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कॉम्बिनेशन 64 नहीं दे सकता, क्योंकि छोटे छोटे क्यूब्स मिले हैं। ठीक है, आप ये बोलो कि नहीं सर मैं तो 3 नंबर और भी ढूंढ सकता हूँ, लेकिन 3 नंबर अगर आप और ढूंढोगे तो वो स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड नहीं होगा, वो फिर क्यूबॉइड हो जाएंगे, क्योंकि उनके लेंथ और विड्थ अलग हो जाएंगे, या लेंथ और हाइट अलग हो जाएगी, या विड्थ और हाइट अलग हो जाएगी। तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। एक बड़े क्यूब को छोटे क्यूब्स में डिवाइड किया गया, नॉट इन क्यूबॉइड्स, तो इसीलिए पार्ट्स भी सेम होने चाहिए। तो 4 4 4 का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 4 इंटू 4 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 64। तो आप बता सकते हो कि कट कितने लगे होंगे, यहाँ पर लगे होंगे 3 कट, एक्स एक्सेस पर 3 कट तो 4 पार्ट, 3 कट तो 4 पार्ट, एंड अगेन 3 कट तो 4 पार्ट। तो कुल मिलाकर आपसे पूछा गया इन टोटल व्हाट दे आर आस्किंग कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कट्स अप्लाइड। टोटल नंबर ऑफ कट अगर अप्लाई करने की बात की जाएगी तो कितने कट आपने अप्लाई किए, भाई टोटल करना है ना। 3 कट एक्स एक्सेस पर, 3 कट वाई एक्सेस पर, और 3 कट जेड एक्सेस पर। तो टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने हो जाएंगे, 9। टोटल कट्स का मतलब 3 + 3 + 3 दैट इज 9 इज इक्वल टू 9। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है ये, द आंसर इज 9, नो डाउट। तो अब आप किसी भी क्वेश्चन को विजुलाइज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि अब आपको बना के देखना पड़ेगा। आप विजुलाइज कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो, ये क्वेश्चन मुश्किल से 5 से 10 सेकंड के अंदर आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जस्ट फॉर आवर विजुअलाइजेशन प्रोसेस। अभी बोला गया दैट अ लार्ज क्यूब हैज बीन डिवाइडेड इनटू 343 स्मॉल क्यूब्स। एक बड़े क्यूब को 343 छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड किया गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कट्स अप्लाइड इन दिस प्रोसेस। ठीक है भाई, बिल्कुल सिमिलर फंडा यूज करेंगे। मुझे आपने दिया है टोटल 343 और मुझे ये भी पता है कि टोटल मुझे नंबर ऑफ पार्ट्स के मल्टीप्लिकेशन पर मिलता है। ठीक है, नंबर ऑफ पार्ट्स के मल्टीप्लिकेशन पर मिलता है, मुझे 343 स्मॉल क्यूब्स चाहिए, इसका मतलब पार्ट तो सेम होने चाहिए। तो 3 ऐसे सेम नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 343 मिले, वो कौन से 3 नंबर होंगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 का क्यूब है। तो इसका मतलब है कि आपने कट्स कितने लगाए होंगे, नाउ टेल मी हाउ मेनी कट्स। 6 कट हर एक्सेस पे लगे होंगे, यानी कि अगर आप एक्स एक्सेस की बात करो तो 6 कट लगे होंगे, वाई एक्सेस की बात करो तो भी 6 कट लगे होंगे, और जेड एक्सेस पे भी 6 कट लगे होंगे। तभी तो आपके नंबर ऑफ पार्ट्स एक बढ़ गए। तो अब अगर टोटल नंबर ऑफ कट्स की बात हो रही है तो टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने हो गए, 18। 6 + 6 + 6 दैट इज 18। तो द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ रही है। पूछा गया टोटल नंबर ऑफ कट्स अप्लाइड इन दिस प्रोसेस, ऐसा नहीं पूछा गया कि किसी एक एक्सेस पर कितने कट लगेंगे। अगर आप मुझसे पूछते हो कि किसी एक एक्सेस पर कितने कट लगेंगे तो मेरा आंसर होगा 6। लेकिन अगर आप पूछते हो कि टोटल कितने कट लगे होंगे तो द आंसर इज 18। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट टॉक अबाउट दिस वन। अब देखो बोला गया लार्ज क्यूब हैज बीन डिवाइडेड इनटू 120 स्मॉल क्यूबॉइड। अभी तक हम क्या देख रहे थे, स्मॉल क्यूब्स। यहां पर क्या होता था, एक बड़े क्यूब को छोटे क्यूब में तोड़ रहे थे। देखो पिछले क्वेश्चन में देखो आप, यहां पर क्या बोला गया, 343 स्मॉल क्यूब्स। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ,
अब आपको 120 स्मॉल क्यूबॉइड में तोड़ा गया है क्यूब को, तो इसका सीधा मतलब है कि हर एक्सिस पर सेम नंबर ऑफ कट नहीं लगे होंगे, क्योंकि अगर सेम नंबर ऑफ कट लगे होंगे तो डायमेंशन सेम होगी, और डायमेंशन सेम होगी तो वो तो क्यूब बन जाएगा। मुझे बनाना है क्यूबॉइड, तो अब अगर मुझे क्यूबॉइड बनाना है तो क्या करना होगा, सोचो। आपने बोला कि टोटल, ओके पहले देखते हैं कि पूछा क्या गया है। लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स, कम से कम minimum number of cuts that can be applied here in this process, minimum number of cuts जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं टू ऑब्टेन 120 क्यूबॉइड्स। ठीक है, अब सबसे छोटे अमाउंट के नंबर ऑफ कट्स चाहिए मुझे, ऐसा नहीं कि आपने जितनी मर्जी कट लगा दिए और आपका आंसर आ जाएगा। मिनिमम में जो टोटल कट की वैल्यू होगी सबसे छोटी होनी चाहिए। ठीक है, अब टोटल आपने बताया 120। ठीक है, मुझे मालूम है कि टोटल मुझे मिलता है नंबर ऑफ पार्ट्स के मल्टीप्लिकेशन पर। अब इसका सीधा मतलब है कि अगर आप नंबर ऑफ पार्ट्स के मल्टीप्लिकेशन पर 120 चाहते हो तो मुझे अलग अलग 3 नंबर के मल्टीप्लिकेशन का कॉम्बिनेशन ढूंढना होगा। चलो ढूंढते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि 10 इंटू 20 इंटू 6, अगर आप 10 इंटू 20 इंटू 6 करोगे तो आपको मिल जाएगा 120। अब यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में अगर मैं कट की बात करूं, इमेजिन करो तो 9 कट लगे होंगे यहाँ पर, 1 कट लगा होगा इस एक्सिस पर, और 5 कट लगे होंगे इस एक्सिस पर। तो 9 कट, 1 कट, 5 कट। अगर टोटल नंबर ऑफ कट करोगे तो, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ कट काउंट करूं तो 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15, यहाँ पर कितने हो गए 15 कट। तो मुझे एक तो कॉम्बिनेशन दिख रहा है 15 का। ठीक है, 15 कट का एक कॉम्बिनेशन दिख रहा है। चलो अब दूसरा ट्राई करते हैं। 10 टू 6 तो हमने चलो ट्राई कर लिया, इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ मैं, ये तो हमने ट्राई कर लिया। अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, क्या ये 12 इंटू 2 24 इंटू 5, क्या ऐसा हो सकता है? 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 5। अब अगर आप इस कॉम्बिनेशन की बात करोगे 12 2 और 5 की, तो यहाँ पर 11 कट लगे होंगे इस एक्सिस पर जिससे कि आपको 12 मिलेगा, यहाँ 1 कट लगा होगा जिससे कि आपको 2 मिलेगा, यहाँ पर 4 कट लगे होंगे जिसके 5 मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ कट्स कितने हो गए? 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 4 16। तो एक कॉम्बिनेशन है कि 16 कट लगाकर भी आप 120 स्मॉल क्यूबॉइड ले सकते हो, लेकिन मुझे तो चाहिए मिनिमम। अब ये तो बढ़ते जा रहे हैं नंबर ऑफ कट्स, अब मैं मिनिमम के लिए क्या ट्राई करूं? चलो एक और कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दिमाग अपना चलाना पड़ेगा, दौड़ाना पड़ेगा कि भाई मिनिमम चाहिए। चलो देखते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, क्या मैं ये कर सकता हूँ 4 इंटू 5 20 इंटू 6। अच्छा 4 5 6 अगर मैं करता हूँ तो कट्स, मैं इस कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, 4 5 6 अगर मैं करता हूँ तो मेरे नंबर ऑफ कट्स कितने आते हैं? 4 अगर पार्ट्स है तो कट कितने होंगे? 3। 5 पार्ट है तो कट कितने होंगे? 4। और 6 पार्ट है तो कट कितने होंगे? 5। वो 3 कट पे 4 पार्ट, 4 कट पे 5 पार्ट, और 5 कट पे 6 पार्ट। अब ये तीनों पार्ट मल्टीप्लाई होके 120 दे देंगे। तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ कट कितने होंगे? 3 प्लस 4 7 प्लस 5 12। हाँ या ना? चेक करिए, 12 कट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या इससे कोई छोटा वैल्यू मुझे मिल सकता है? अब बात आती है सोचने वाली कि क्या इससे कोई छोटा वैल्यू मुझे मिल सकता है? सोचिए, अब इससे छोटी कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिल सकती है। अगर आप कोई दूसरा कॉम्बिनेशन भी ट्राई करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। दिस इज गोइंग टू बी योर लीस्ट कॉम्बिनेशन। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या कोई और भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन है? थिंक अबाउट दैट, लेट्स टॉक अबाउट दैट। आपसे यहाँ पर क्या बोला गया? 4 5 6। चलो अब अगर मैं बोलता हूँ, चलो नए कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। 4 5 6 तो हमने ट्राई कर लिया, अब इसके अलावा कुछ और कॉम्बिनेशन लेते हैं। क्या किया जा सकता है? 10 इंटू 6 इंटू 2 वो तो हम ट्राई कर चुके हैं। व्हाट एल्स कैन वी ट्राई? आप 8 इंटू 5 40 इंटू 3 भी कर सकते थे। अब अगर आप 8 5 3 करोगे तो आपको 7 कट, 4 कट और 2 कट निकालने पड़ेंगे। तो 7 यानी कि 8
4 यानी कि 5 और 2 यानी कि 3, तो टोटल नंबर ऑफ कट कितने हो गए 13। आप देख सकते हो यहाँ पर 13 मिल रहा है। तो अभी भी मैं देख सकता हूँ कि मेरी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, मेरी मिनिमम वैल्यू आ रही है 12। इज दैट क्लियर? आप कोई भी कॉम्बिनेशन अगर ट्राई कर लोगे आपको 120 तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे मिनिमम नंबर ऑफ कट निकालना था। सो मिनिमम नंबर ऑफ कट आपको किसी एक कॉम्बिनेशन पर ही मिलेगा, और वो कॉम्बिनेशन कौन सा है? वो कॉम्बिनेशन है 4 5 6 का। तो चलिए यहाँ पर फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं दैट 4 इंटू 5 इंटू 6 दैट इज योर मिनिमम नंबर ऑफ कट। 3 कट यहाँ पर लगे होंगे, 4 कट यहाँ पर लगे होंगे एंड 5 कट यहाँ पर लगे होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कट्स इज टोटल कट्स इज 12। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर मिनिमम वैल्यू। आपसे जो पूछा गया है वो आप आराम से बता सकते हो। अब तो जब भी कभी मिनिमम की बात की जाएगी तो आपको कॉम्बिनेशंस ट्राई करने पड़ेंगे और उन कॉम्बिनेशंस के थ्रू ही आपको आंसर करना पड़ेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी योर मिनिमम वैल्यू। कैसे निकाला? द बेसिक आइडिया ऑफ कट्स एंड पार्ट्स। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, और अगर आप ये विजुलाइज कर पा रहे हो तो अब हम लोग बात करेंगे क्यूब कलरिंग की। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपसे केवल कटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता, आपको एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं वो। और वो स्टेप क्या होता है कि कलर कर दिया जाता है आपके बड़े क्यूब को, और कलर करने के बाद उसको छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड किया जाता है। मैं जो बोलना चाह रहा हूं आप एक बार फिर से सुनो, ध्यान से सुनो और समझो। बेसिकली जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं कि एक बड़ा क्यूब है, द आइडिया ऑफ कलरिंग ऑफ द क्यूब। ठीक है, अभी थोड़ी देर में पहले आइडिया समझ लेते हैं, देन आई विल कम टू दिस पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बड़ा क्यूब है तो इसको पहले वो कलर कर देंगे। ठीक है, दे विल कलर दिस क्यूब, और कलरिंग पैटर्न आपको क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि किस तरीके से कलर किया जा रहा है। ठीक है, अब बात आती है सर कलरिंग पैटर्न क्या होता है? हो सकता है कि वो एक ही कलर से पूरे बड़े क्यूब को पेंट कर दे, कि भाई इस पूरे क्यूब को, बड़े क्यूब को मैंने रेड कलर से पेंट कर दिया। हर फेस पे, क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो 6 के 6 फेस पर आपने रेड कलर लगा दिया। एक पैटर्न ये भी हो सकता है कि एक बड़े क्यूब को कुछ ऐसे पेंट किया गया कि टॉप और बॉटम पर रेड कलर लगाया गया, बाकी के चारों फेस पर ग्रीन कलर लगा दिया। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पैटर्न। एक पैटर्न ये भी हो सकता है दैट टॉप और बॉटम पर रेड, फ्रंट और बैक पर ब्लैक, और लेफ्ट और राइट पर ग्रीन। ऐसा भी पैटर्न हो सकता है। तो पैटर्न क्या यूज होगा वो तो आपको क्वेश्चन बताएगा, उसमें मेरी और आपकी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। पैटर्न अलग अलग होंगे उसके लिए मैं मेंटली तैयार है। ठीक है, मैं तैयार हूं, आप भी तैयार है। समझने वाली बात क्या है कि जब आपको पैटर्न देके क्यूब को कलर कर दिया जाता है तो उसके बाद कटिंग होती है। आफ्टर कलरिंग व्हाट दे डू, दे कट इनटू स्मॉल क्यूब्स। आफ्टर कलरिंग वो क्या करते हैं? वो करते हैं आपके क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में कट, क्यूब्स डिवाइडेड इनटू स्मॉल क्यूब्स। अब जब आप बड़े क्यूब को कलर कर चुके हो, उसके बाद आपने छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड कर दिया है, तो अब जितने भी छोटे छोटे क्यूब्स आपको मिलेंगे उनकी 4 कैटेगरी होगी। ध्यान से सुनना, पहले क्यूब को कलर किया किसी भी पैटर्न के थ्रू, उसके बाद उसको छोटे छोटे हिस्सों में कट कर दिया। उसके बाद अब अगर मैं छोटे छोटे क्यूब्स को देखूं, स्मॉल क्यूब्स को देखूं, टोटल जितने भी स्मॉल क्यूब्स हैं उनको देखूं, तो वो 4 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। कौन सी कैटेगरीज है वो कैटेगरी है, कुछ ऐसे छोटे क्यूब्स होंगे जिनके किसी भी फेस पर पेंट नहीं लगा होगा। तो ब्रॉडली हमने क्या किया, छोटे छोटे क्यूब्स को दो ब्रॉडली पार्ट्स में क्लासिफाई कर लिया। एक तो कुछ ऐसे क्यूब होंगे छोटे जिन पर रंग लगा होगा। रंग लगा होने का मतलब किसी भी एक फेस पर या 2 फेस पर या 3 फेस पर रंग लगा होगा। तो फिर कुछ छोटे क्यूब्स ऐसे होंगे जिन पर रंग नहीं लगा होगा। तो जिन पर रंग नहीं लगा होगा उनको हम कहते हैं अनकलर्ड क्यूब्स, जिन पर रंग लगा होगा उनको हम कहते हैं कलर्ड क्यूब्स। ठीक है, सिंपल। तो जो टोटल स्मॉल क्यूब्स हैं उनको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, कलर्ड
कलर्ड एंड अनकलर्ड। ठीक, अब अनकलर्ड क्यूब को आप जीरो फेस पेंटेड या नो फेस पेंटेड क्यूब्स बोलते हो। ठीक है, टेक्निकली अनकलर्ड क्यूब को हम क्या नाम से जानते हैं, जीरो फेस पेंटेड या नो फेस पेंटेड, क्योंकि इनके किसी भी फेस पर पेंट नहीं लगा होगा। आप सोच के देखो, बीच का कुछ हिस्सा तो ऐसा होगा जिस पर कहीं भी किसी भी साइड से हम ना पहुंच पाए, और जब कट कर दिया जाए तो वो कुछ बीच वाले क्यूब्स आपको दिखाई दें जिनमें पेंट ना लगा हो। तो अनकलर्ड क्यूब को भी टेक्निकली हम क्या बोलते हैं, जीरो फेस पेंटेड या नो फेस पेंटेड। और जितने भी कलर्ड क्यूब्स आते हैं, उन कलर्ड क्यूब्स को हमने फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला, वन फेस पेंटेड, यानी कि कुछ छोटे क्यूब ऐसे होंगे जिनकी केवल एक फेस पर पेंट होगा। दूसरी कैटेगरी, टू फेस पेंटेड, यानी कि वो ऐसे छोटे क्यूब है जिनके 2 फेस पर पेंट होगा। और थर्ड, थ्री फेस पेंटेड, यानी कि वो कुछ ऐसे क्यूब हैं जिनके 3 फेस पर पेंट होगा। क्लियर? अब आपको एक एग्जांपल के तौर पर मैं दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक बड़ा क्यूब है। ठीक, जरा ध्यान से इस एग्जांपल को समझना, जिससे आपको कलरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जांपल। मेरे पास एक बड़ा क्यूब है और मैंने कहा कि इसको मैंने हर तरफ से, फ्रॉम एवरी फेस, मैंने इसको रेड कलर से पेंट कर दिया। ठीक है, मैं इसको पेंट कर रहा हूं, पेंटेड रेड। अब हर तरफ से इसको रेड कलर से पेंट करने के बाद, हर तरफ से का मतलब क्या है कि नीचे वाले फेस पर, जो आपको फेस बॉटम पर दिखाई दे रहा है, वो भी पेंट हो चुका है। आप इमेजिन करो कि ये क्यूब हवा में लटका हुआ है और इसको मैंने पेंट कर दिया हर तरफ से, फ्रॉम एवरी फेस। अब पेंट करने के बाद अब मैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। देखो, इमेजिन करो दैट माय डिवीजन गोज समथिंग लाइक दिस। मैंने 2 कट लगाए इस एक्सिस पर, मैंने 2 कट लगाए इस एक्सिस पर, और मैंने 2 कट लगाए इस एक्सिस पर। ठीक है, गौर करने वाली बात है। ठीक है, अब मैं आपको जो दिखाना चाहता था वो ये था कि जब आप इनको टोटल, कितने क्यूब्स हैं यहाँ पर, 1 2 कट। देखो यहाँ पर आपने एक कट लगाया, यहाँ पर भी एक कट लगाया, यानी कि 2 कट 3 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर भी आपने 2 कट लगाया तो 3 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गए, और यहाँ पर भी आपने 2 कट लगाया तो 3 पार्ट में कन्वर्ट हो गए। दैट मीन्स व्हाट, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आर 27। यहाँ पर 27 छोटे क्यूब है। वो मैं फिगर देख के बिना काउंट किए आपको बता सकता हूँ, क्योंकि 2 कट लगे हुए हैं तो 3 पार्ट हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्ट्स से मुझे टोटल मिलता है। अब ये जो 27 स्मॉल क्यूब्स आपने निकाले, इनमें से कुछ क्यूब्स ऐसे होंगे जिन पर रंग लगा होगा, कुछ क्यूब्स ऐसे होंगे जिन पर रंग नहीं लगा होगा। तो जिन पर रंग लगा होगा वो कलर्ड हो गए, जिन पर रंग नहीं लगा होगा वो अनकलर्ड हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस क्यूब की बात करूं, इमेजिन करो ये वाला क्यूब। ठीक है, ये जो क्यूब है ये कलर्ड क्यूब की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इस पर रंग तो लगा होगा। लेकिन कलर्ड क्यूब में भी ये वन फेस पेंटेड की कैटेगरी में है। जरा गौर करना, ये किस कैटेगरी में है, वन फेस पेंटेड, क्योंकि केवल इसके सामने वाले फेस पर ही पेंट होगा, बाकी कोई भी फेस तो इसका विजिबल नहीं है। तो दिस इज वन फेस पेंटेड। तो यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं कि ये कैसा छोटा क्यूब है जिसकी एक फेस पर पेंट है। अगर मैं इस क्यूब की बात करूं तो देखो, इस क्यूब के वन यानी कि टॉप, फ्रंट और साइड, यानी कि इस क्यूब के 3 फेस पर पेंट है। देखो, इसकी बात की जाए तो फ्रंट से पेंट है, साइड से पेंट है, कहीं और से पेंट लगा नहीं सकते। तो एक ऐसा कलर्ड क्यूब है जिसकी 2 फेस पर पेंट है। इस क्यूब की बात करोगे तो फ्रंट से पेंट लगा हुआ है, साइड से पेंट लगा हुआ है और बॉटम से भी पेंट लगा हुआ है, यानी कि 3 फेस पर पेंट है। इसकी बात की जाए तो फ्रंट और बॉटम यानी कि 2 फेस पर पेंट है। इनकी बात की जाए तो फ्रंट और टॉप 2 फेस पर पेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ क्यूब्स दिखाए जिन पर रंग लगा हुआ है, अलग अलग नंबर ऑफ फेसेस पेंटेड हैं, और वो भी मैंने आपको दिखाया। अब बात आती है कि सर इसमें जीरो फेस पेंटेड क्यूब भी है क्या? बिल्कुल है। कौन सा क्यूब है, जरा गौर करो। आपको इस क्यूब के ठीक नीचे वाला क्यूब इमेजिन करना है। ये जो क्यूब आपको दिखाई दे रहा है, इस क्यूब के ठीक नीचे वाला जो क्यूब आप इमेजिन करोगे, किस लेयर में, इस लेयर में। यहाँ पर 3 लेयर है,
लेयर नंबर 1, देखो ये है लेयर नंबर 1, ये है लेयर नंबर 2 और दिस इज लेयर नंबर 3। तो 3 लेयर है और इन तीनों लेयर में इस क्यूब के ठीक नीचे वाला जो क्यूब होगा दैट वुड बी अनकलर्ड। क्यों अनकलर्ड है? क्योंकि आप किसी भी साइड से उस क्यूब तक नहीं पहुंच पा रहे हो, किसी भी फेस से उस क्यूब तक नहीं पहुंच पा रहे हो। जब नहीं पहुंच पा रहे हैं इसका सीधा मतलब है कि उस पर कलर नहीं लगा होगा। तो एक प्राइम एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कि जब आपको छोटे छोटे क्यूब्स मिलते हैं, टोटल जितने भी नंबर हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 27 है, तो जब जितने भी नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आपको मिलते हैं तो उनमें कलर्ड एंड अनकलर्ड क्यूब आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। लेकिन बात आती है कि सर क्या इनको हम मैनुअली काउंट करेंगे? ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल था, इसमें तो आप कर भी लोगे एक बार को, बट अगर बड़े बड़े नंबर ऑफ क्यूब्स आ जाएंगे तो वहां पर क्या करोगे? उतना पेपर में टाइम होगा नहीं, आपको हर क्वेश्चन को 30 सेकंड 35 सेकंड के अंदर अंदर निपटाना है, और कुछ क्वेश्चंस को तो आप 10-15 सेकंड में निपटाना चाहोगे। तो इन दैट केस व्हाट यू आर गोइंग टू डू, तो अब यहाँ पर हमें सीखना है तरीका कि क्या होता है तरीका टू गेट दीज क्यूब्स, कि कितने जीरो फेस पेंटेड है, कितने वन फेस पेंटेड है, कितने टू फेस पेंटेड है, कितने थ्री फेस पेंटेड है। अब वो तरीका क्या है, लेट्स डिस्कस दैट। अब देखो यहाँ पर बोर्ड में आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या दिख रहा है आपको? जीरो फेस पेंटेड का फॉर्मूला है, वन फेस पेंटेड का फॉर्मूला है, टू फेस पेंटेड का फॉर्मूला है, और थ्री फेस पेंटेड का एक एग्जैक्ट नंबर है। इस फॉर्मूले में आपको n एक कॉमन वेरिएबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। n की वैल्यू क्या होती है? नंबर ऑफ पार्ट्स। अभी जो हमने कट और पार्ट की बात की थी, नंबर ऑफ पार्ट्स को आप मल्टीप्लाई करके टोटल निकालते थे, तो n की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ पार्ट्स। अब इसको अगर मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्यूब था, ठीक, मैंने हर एक्सिस पे लगाया 2 कट, एवरी एक्सिस आई हैव गिवन 2 कट्स, ठीक है। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि भाई यहाँ पर जीरो फेस पेंटेड क्यूब्स कितने हैं। अब हर एक्सिस पे आपने 2-2 कट लगा दिए, आप देख सकते हो 2 कट, इस एक्सिस पे भी 2 कट, इधर भी 2 कट और यहाँ पर भी 2 कट। तो जब आपने कट लगाए हैं 2, तो पार्ट्स कितने मिले? 3। कट लगाए यहाँ पर भी 2, तो पार्ट्स कितने मिले? 3। यहाँ पर भी 2 कट लगाए, पार्ट्स मिले 3। इन तीनों पार्ट्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको टोटल मिल रहा है 27, ठीक है। यहाँ पर टोटल 27 क्यूब्स हैं। बात आती है कि सर n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ पार्ट्स। तो इस एग्जाम्पल में अगर कोई पूछे कि नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ पार्ट्स यहाँ पर होंगे 3, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स नहीं, किसी एक एक्सिस पर नंबर ऑफ पार्ट्स। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में नंबर ऑफ पार्ट्स की वैल्यू क्या होगी? 3, n की वैल्यू होगी 3, ठीक है। ये मत कर देना कि 3 + 3 + 3, आपने कहा कि सर आपने तो बोला था नंबर ऑफ पार्ट्स, तो तीनों पार्ट को मैंने जोड़ दिया तो 9 पार्ट होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी एक एक्सिस पर मिलने वाला ही नंबर ऑफ पार्ट्स माना जाता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। अब n की वैल्यू अगर 3 है तो पहले काम करते हैं, जीरो फेस पेंटेड निकालते हैं, कि इस फिगर को देख के मैं बता सकता हूँ कि कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनकी एक भी फेस पर पेंट नहीं लगा होगा। तो वो कितने क्यूब है? n की वैल्यू मैंने 3 रख दी। अब देखो जरा फॉर्मूले में n - 2 होल क्यूब, आपने बोला फॉर्मूला इज n - 2 होल क्यूब, n की वैल्यू मेरे लिए 3 है, तो 3 - 2 होल क्यूब दैट इज 1। क्लियर? तो 3 में से 2 घटाया मैंने, 1 का होल क्यूब इज 1, नो डाउट। अब ये 1 क्यूब है कौन? जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, इस क्यूब के ठीक नीचे वाला जो क्यूब है, इस क्यूब के ठीक नीचे वाला क्यूब इस लेयर में, इस क्यूब के ठीक नीचे वाला क्यूब सेकेंड लेयर में। हमारे पास 3 लेयर है, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3। तो इस सेकेंड लेयर में इस क्यूब के ठीक नीचे वाला जो क्यूब होगा वही ऐसा एकलौता क्यूब होगा जिसके किसी भी फेस पे आप रंग नहीं लगा पाओगे, एंड दैट इज वाई द आंसर इज 1। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। चलिए अब बात करते हैं कि सर वन फेस पेंटेड वाले बता दो।
अब वन फेस प्रिंटेड वाले में बताता हूँ फॉर्मूला क्या है, n-2 होल स्क्वायर इंटू 6, n-2 होल स्क्वायर इंटू 6। n की वैल्यू होती है नंबर ऑफ पार्ट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्ट्स 3 है, तो अगर मुझे ओनली वन फेस प्रिंटेड निकालना है तो n-2 होल स्क्वायर इंटू 6 बोलो या 6 इंटू n-2 होल स्क्वायर, किसी भी तरीके से याद कर लो, 6 इंटू n-2 होल स्क्वायर। तो 6 इंटू n-2 होल स्क्वायर, n की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 2 1 का होल स्क्वायर इंटू 6, तो 1 का होल स्क्वायर इज 1 इंटू 6 इज द आंसर इज 6। यानी कि इस टोटल फिगर में 6 क्यूब ऐसे हैं छोटे वाले जिनकी केवल एक फेस पर पेंट लगा होगा, और वो कौन से 6 क्यूब हैं जरा गौर करो। एक तो टॉप फेस पर, सबसे ऊपर वाले फेस पर ये एक क्यूब है जिसके एक फेस पे पेंट लगा हुआ, देखो मैं यहाँ पर नंबर 1 लिख देता हूँ, ठीक है, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि केवल एक फेस पर पेंट लगा हुआ है, ठीक है। ये भी एक क्यूब है जिसकी केवल एक फेस पर पेंट लगा होगा, ये जो फ्रंट फेस है उसका बीच वाला सेंट्रल क्यूब। ये एक क्यूब है जिसकी एक फेस पर पेंट लगा होगा, राइट साइड वाले फेस पर सेंट्रल क्यूब। तो 3 फेस पर आपको एक एक मिल गए। एक पीछे की साइड में फ्रंट के ठीक ऑपोजिट भी एक होगा, एक क्यूब, राइट के ऑपोजिट लेफ्ट में भी एक क्यूब मिलेगा, और टॉप के ऑपोजिट बॉटम में भी एक क्यूब मिलेगा। तो कुल मिलाकर वी हैव 6 फेसेस। हर फेस पे यहाँ पर एक एक क्यूब ऐसा दिख रहा है जिसकी केवल एक फेस पर पेंट लगा होगा, एंड दैट इज वाई द आंसर इज 6। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई कि वन फेस पेंटेड का अपना फॉर्मूला क्या है, 6 इंटू n-2 होल स्क्वायर, और वो कहाँ पर है ये भी आपको दिख रहा है। लेट्स टॉक अबाउट थर्ड, विच इज टू फेस पेंटेड क्यूब्स कितने हैं। तो टू फेस पेंटेड क्यूब्स होंगे 12 इंटू n-2, ठीक है। अच्छा, 12 इंटू n-2 का मतलब होता है टू फेस पेंटेड, और n का मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स, यहाँ पर नंबर ऑफ पार्ट्स 3 है, तो रख दो भाई 12 इंटू 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1, तो आंसर हमारा आ जाएगा 12। यानी कि यहाँ पर 12 क्यूब ऐसे हैं, 12 क्यूब ऐसे हैं जिनके केवल 2 फेस पे पेंट लगा होगा, और वो कौन से हैं 12 क्यूब, जरा देखते हैं, आओ दिखाता हूं मैं आपको। अगर आप इसकी बात करो तो ये है, इसके 2 फेस पे पेंट लगा है, फ्रंट और साइड। इसके भी 2 फेस पे पेंट लगा है, फ्रंट और टॉप। इसके भी 2 फेस पे पेंट लगा होगा, फ्रंट और लेफ्ट। इसके भी 2 फेस पे पेंट लगा होगा, फ्रंट और बॉटम। तो इस फ्रंट फेस पे आपको 4 मिल रहे हैं, लेकिन एक चीज गौर करना, ये दोनों सेम क्यूब है। अगर आप इन दोनों को डिफरेंट क्यूब मानते हो तो आप गलत हो सकते हो, क्योंकि ये दोनों सेम क्यूब है। तो 4 तो मैंने यहाँ पर काउंट कर लिए। अब अगर मैं साइड में जाके एनालाइज करूं तो ये जो कि अभी तक काउंट नहीं हुआ, पांचवा, इसको मैं अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ, देखो इसको मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज ये ऑलरेडी काउंट हो चुका है, ये ऑलरेडी यहाँ पर काउंट हो चुका है। तो 4, 5, 6 और 7, इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है, 7। अब ऊपर आते हैं टॉप फेस पर, ये वाला मैं काउंट नहीं करूंगा क्योंकि ये सेम क्यूब है, दिस इज सेम क्यूब, ठीक है। तो इसको मैं काउंट नहीं कर रहा, और मैं इसको भी काउंट नहीं करूंगा बिकॉज ये भी सेम क्यूब है, क्लियर। तो अब 7 के बाद 8वां क्यूब यहाँ पर मिलेगा, 9वां क्यूब ये है जो अभी तक काउंट नहीं हुआ, तो 7 + 2 9। अब 3 क्यूब आपको पीछे की साइड में मिलेंगे जो कि अभी तक काउंट नहीं हुए हैं, उस कॉर्नर पर, इन दैट कॉर्नर। आप कॉर्नर नहीं, वो एज की बात करते हो, इस एज के ठीक पीछे वाले जो एज होंगे वहां पर आपको 3 और मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट जल्दीबाजी में करते हैं, वो क्या करते हैं गलती, कि जब वो ऑब्जर्व करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं कि सर ये देखो टू फेस पेंटेड वाले यहाँ पर 4 हैं, और इस तरह से मेरे पास 6 फेस हैं, तो 6 इंटू 4 24 होना चाहिए। भाई एक फेस पे अगर मुझे 4 मिल रहे हैं तो ऐसे तो 6 फेस है मेरे पास, तो 6 इंटू 4 कर दो। भाई उसमें आप ये भूल जाते हैं कि कॉमन क्यूब्स भी तो हैं, अगर इस फेस पर आपने 2 काउंट कर लिया तो ये तो सेम क्यूब है, बार बार तो उसी क्यूब को मैं काउंट नहीं करूंगा, तो वो 12 क्यूब कम हो जाते हैं। आपने जो 6 इंटू 4 24 किया, उसमें से 12 क्यूब मुझे घटाना पड़ता है क्योंकि उनको मैंने 2 बार काउंट किया है, क्लियर। अब अब बात आती है द थर्ड एंड फाइनल कॉन्सेप्ट की। तो ये तो बात समझ में आ गई कि टू फेस पेंटेड का हमारे पास फंडा क्या है, फॉर्मूला क्या है, 12 इंटू n-2। अब बात आती है कि सर 3 फेस पेंटेड वाले क्यूब्स कौन से होंगे। अब आपने इसके लिए कोई फॉर्मूला तो लिखा नहीं है,
थ्री फेस पेंटेड में आपने बोल दिया 8। बिल्कुल, इसके लिए कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज अगर आप गौर करोगे तो थ्री फेस पेंटेड केवल आपको चार कोने पर दिखेंगे ऊपर की साइड और चार कोने पर दिखेंगे नीचे की साइड। ठीक है, आप अपने रूम की बात करो तो वहां पर केवल 8 कोने होते हैं, कॉर्नर 8 होते हैं, और उन्हीं कॉर्नर पर आपको वो क्यूब मिलेंगे जिनके तीनों फेस पर पेंट लगा होगा। तो आप कोई भी क्यूब उठा लो, कॉर्नर तो आपको 8 ही मिलने वाले हैं। तो जो 8 कॉर्नर है उस कॉर्नर पर आने वाले क्यूब ही थ्री फेस पेंटेड कहलाएंगे। तो यहाँ पर भी देखो, ये थ्री फेस पेंटेड क्यूब है, ये भी थ्री फेस पेंटेड क्यूब है, ये भी थ्री फेस पेंटेड है, ये भी थ्री फेस पेंटेड है, और इसके ऑपोजिट चार कॉर्नर उधर है। फॉर एग्जांपल ये देखो, थ्री फेस पेंटेड, थ्री फेस पेंटेड, थ्री फेस पेंटेड, और एक कॉर्नर इस कॉर्नर के ठीक ऑपोजिट वाला जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इस कॉर्नर के ठीक ऑपोजिट कॉर्नर जो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो कितने हो गए? 8। तो इसके लिए मुझे कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए, हमेशा यूनिवर्सल फिक्स आंसर होता है, थ्री फेस पेंटेड इज 8, नो डाउट। तो ये फॉर्मूले, ये ट्रिक्स आपको याद रखना है, लेकिन एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगा कि ये फॉर्मूले तभी काउंट करते में आते हैं, काम में तभी अप्लाई होते हैं जब नंबर ऑफ पार्ट्स सेम हो। भाई n की वैल्यू तो कांस्टेंट होनी चाहिए ना। आप खुद सोचो, ये फॉर्मूला कब आप अप्लाई कर पाओगे, या ये ट्रिक कब आप अप्लाई कर पाओगे? जब आप हर एक्सिस पे सेम नंबर ऑफ पार्ट ऑब्जर्व करो। देखो यहाँ पर 2 कट लगे तो 3 पार्ट हो गए, यहाँ पर भी 2 कट लगे तो 3 पार्ट हो गए, और यहाँ पर भी 2 कट लगे तो 3 पार्ट हो गए। तो हर हर एक्सिस पर आपको 3-3 पार्ट मिल रहे हैं, तो आपने क्या बोला, n की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई, क्योंकि आपको हर एक्सिस पे नंबर ऑफ पार्ट सेम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या होगा जब हर एक्सिस पे नंबर ऑफ पार्ट्स अलग आएंगे, क्योंकि आपने अलग अलग नंबर ऑफ कट लगाए होंगे। इन दैट केस क्या होगा? तो फिर ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, फिर हमें वहां पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्यों अप्लाई नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आप n की वैल्यू डिसाइड नहीं कर पाओगे। इमेजिन करो कि यहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ कट है, तो यहाँ पर डिफरेंट नंबर ऑफ पार्ट्स हैं। 2 कट है, सपोज 3 पार्ट, 3 कट है 4 पार्ट, 4 कट है 5 पार्ट। तो अब यहाँ पर क्या वैल्यू लोगे आप n की? हर बार तो आपके n की वैल्यू अलग आ जाएगी। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो वहां पर कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, वहां पर हम चीजों को विजुलाइज करेंगे, और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें आज समझ में आई होंगी, जो भी हमने डिस्कस किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इसका एप्लीकेशन हमें देखना है। आज मैं आपके सामने केवल एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाता हूं, और आज का पार्ट यहीं पर फिनिश करेंगे। इस डिस्कशन को हम लोग क्यूब के अगले पार्ट में, यानी कि पार्ट 2 में लेके चलेंगे, जहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे क्यूब कलरिंग के। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, फटाफट। अब आपसे बोला गया, लार्ज क्यूब हैज बीन पेंटेड रेड एंड देन डिवाइडेड इनटू 64 स्मॉल क्यूब्स। ठीक है, कोई फिगर नहीं बनाना है, सब कुछ विजुलाइज करना है मेंटली। बड़े क्यूब को पहले लाल कलर से पेंट कर दिया गया, और फिर 64 स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड कर दिया गया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स व्हिच इज अनकलर्ड। अब देखो, आपको ये पता है कि 64 टोटल क्यूब्स हैं, तो नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होंगे? 4, 4 और 4 हो गया। ये क्या आ गया? नंबर ऑफ पार्ट्स, क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट्स के मल्टीप्लिकेशन से ही मुझे टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स मिलते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स मिलते हैं। कट अगर कोई पूछे तो आप कट बता सकते हो, हर एक्सिस पर 3 कट लगे हुए। ठीक है, 3 कट लगेंगे तो 4 पार्ट, 3 कट लगेंगे तो 4 पार्ट, और आप नंबर ऑफ पार्ट्स को मल्टीप्लाई करोगे। अब आपके हर एक्सिस पर नंबर ऑफ पार्ट सेम है, तो मेरे लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। मेरे लिए यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे पूछा गया अनकलर्ड क्यूब बताइए, तो अनकलर्ड क्यूब का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अनकलर्ड क्यूब? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, n-2 का होल क्यूब, यही होता है। n की वैल्यू 4 है, तो 4-2 का होल क्यूब, तो 4-2 इज 2, 2 का होल क्यूब इज 8। सो माई आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कितने सेकंड का वक्त लगेगा? मुश्किल से 10 सेकंड का वक्त लगेगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपसे बोला गया 64 स्मॉल क्यूब्स हैं, n की वैल्यू 4 आ गई, नंबर ऑफ क्यूब्स विच आर अनकलर्ड इज 8। वेरी क्विकली यू कैन आंसर दिस। चलिए, ये दिल मांगे मोर, एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट। अब यहां पर आपसे क्या बोला गया? लुक एट दिस क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन अ लार्ज क्यूब हैज बीन पेंटेड ब्लैक एंड देन डिवाइडेड इनटू 125 स्मॉल क्यूब्स। ठीक है भाई, 125 टोटल है,
टोटल कितने हो गए 125। अब टोटल अगर 125 है तो नंबर ऑफ पार्ट्स के मल्टीप्लिकेशन से मुझे टोटल मिलता है, तो मुझे मालूम है 5 × 5 × 5 किया होगा आपने। इसका मतलब है कि आपने कट्स, वैसे तो कट वट निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि आपने हर एक्सिस पे कितने कट लगाए होंगे। 4 कट्स ऑन एवरी एक्सिस। एन की वैल्यू यहाँ पर आपको क्या मिल रही है 5, क्योंकि एन होता है नंबर ऑफ पार्ट्स, तो नंबर ऑफ पार्ट्स क्या है, सेम है, तो एन की वैल्यू 5। आपको पूछा गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स व्हिच आर हैविंग ओनली वन फेस पेंटेड, केवल एक फेस पेंटेड। फॉर्मूला क्या है, 6 × n - 2 होल स्क्वायर। अब 6 × n की वैल्यू 5 - 2 होल स्क्वायर, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। 9 × 6 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आपने क्या किया, n की वैल्यू 5 ली और यहां पर पुट किया, यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर। देखो इतना सिंपल है ये। अभी कॉन्सेप्ट ऑफ कटिंग हमने पढ़ा, अभी कॉन्सेप्ट ऑफ कलरिंग भी हमने पढ़ा, हमने ट्रिक्स सीख लिए, हमने फॉर्मूले सीख लिए। अब मैं आपको अगले सेशन में इस तरह के क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा प्रैक्टिस, यानी कि पार्ट 2 में हम लोग ये तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको वेरिएशंस भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ हम हाईएस्ट लेवल ऑफ डिफिकल्टी तक भी जाएंगे जो कि आपके लेवल ऑफ एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ठीक है, तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन सेकेंड पार्ट, तो मेक श्योर कि आप कोई भी पार्ट मिस नहीं कर रहे हो। ये सारी वीडियोस आपके प्लेलिस्ट में एडेड होंगे। ठीक है, तो मिस मत करो। आज का सेशन मैं यहीं पर फिनिश करूंगा बिकॉज द टाइम इज रनिंग आउट। एंड आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक क्विक रिमाइंडर दे दूं, जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को फॉलो नहीं किया, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना जिससे कि टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। और उससे भी बड़ी बात, आपको क्या करना है, जब आप चैनल पर आओगे तो चैनल पर आने के बाद व्हाट यू गाइस हैव टू डू, सबसे पहले आपको प्लेलिस्ट का सेक्शन दिखेगा, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आओगे और आप, वैसे तो हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोस जो कि अभी तक हमने कवर किए हैं, सारे टॉपिक्स आपको वेल ऑर्डर्ड फॉर्म में मिल जाएंगे। आज का सेशन भी आपको वहां पर मिल जाएगा, इससे पहले के सेशंस भी मिल जाएंगे, तो उन सबको कवर करिए, प्लेलिस्ट को शेयर करिए, चैनल को शेयर करिए, बिकॉज द एंटायर टीम इज वर्किंग फॉर यू। और दूसरी बात, अगर अभी तक आपने बैचेस को नहीं चेक किया, बैचेस में इनरोल नहीं किया, तो जल्दी से इनरोल करो बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट। लगभग 40-45 डेज का टाइम है आपके पास, और कम टाइम है, बहुत कुछ कवर करना है, अलग अलग स्ट्रीम्स के साथ आपको कवर करना है, तो जो भी आपकी स्ट्रीम है उस बैच को आप ऑप्ट कर सकते हो। हर कॉम्बिनेशन को आपके लिए अवेलेबल करा दिया गया है। एंटायर टीम इज ऑलरेडी टेकिंग क्लासेस, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। आप अगर देर कर रहे हो तो दैट इज गोइंग टू बी योर फॉल्ट एंड योर लॉस, डोंट डू दैट। अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी डोमेन अवेलेबल है, मॉक्स अवेलेबल है। जीटी का मॉक अलग आप दे सकते हो, लैंग्वेज का मॉक अलग दे सकते हो, डोमेन सब्जेक्ट के मॉक को मिल जाएंगे। तो हर चीज कंप्लीटली ऑर्डर्ड मैनर में रखी गई है आपके लिए। तो सबसे पहला काम करो, आपने अभी तक अगर बैच में एनरोल नहीं किया तो बैच में एनरोल करो, मॉक टेस्ट जो फ्री है उनको देख के देखो कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो। और तो और 50% स्कॉलरशिप भी मिल रही है, तो उसको भी मिस मत करो। ये कोड आप देख सकते हो, स्कैन दिस कोड, डाउनलोड दिस ऐप और जल्दी से बैच को ज्वाइन करिए। अगर आपने अभी तक कोड स्कैन नहीं किया, टेस्ट कोच बाय एस चांद प्लेटफॉर्म को डाउनलोड नहीं किया, तो दिस इज योर कोड, डू दिस क्विकली एंड फॉलो करिए टेलीग्राम चैनल भी। ये टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया, बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं, दे आर आस्किंग देयर डाउट, दे आर आस्किंग देयर क्वेरीज, दे आर कनेक्टेड विद द फैकल्टी मेंबर्स। उनके जो भी सवाल जवाब हैं वो यहाँ पर पूरे किए जा रहे हैं। आप भी जुड़िए, पार्ट बनिए, पीडीएफ को एक्सेस करिए, क्वेश्चंस पूछिए, डिस्कशन करिए एंड प्रिपेयर वेल। इसके अलावा आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम, दीज आर माई हैंडल्स। एंड होप करता हूँ कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। अगले पार्ट में भी मुलाकात होगी, क्यूब पार्ट 2 भी करेंगे, क्योंकि बहुत मजा आएगा जब मैं आपके क्वेश्चंस को थोड़ा सा और टफ करूंगा और वेरिएशन लेके आऊंगा। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर प्रिपरेशन एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, ऑल द बेस्ट।